नमस्ते दोस्तों, एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपन पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र का मतलब होता है राजस्थान की नदियाँ। अपवाह का अर्थ होता है, अपवाह का अर्थ होता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का निकास या जल का प्रवाह, जल का प्रवाह या जल का निकास अपवाह कहलाता है। एक निश्चित माध्यम से, एक निश्चित दिशा से उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर जब जल का प्रवाह होता है उसको कहते हैं अपवाह। एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल का प्रवाह होना एक अपवाह कहलाता है। और अपर्दन के कार्य में अपवाह या नदियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपर्दन की जो 5 क्रियाएं होती है उनमें देखो, पहला पवन के द्वारा अपर्दन, पवन का अपर्दन। दूसरा नदी द्वारा अपर्दन। तीसरा भूमिगत अपर्दन। चौथा समुद्री तरंगों के द्वारा अपर्दन, तरंगों के अपर्दन। 4-5 महत्वपूर्ण अपर्दनों में नदी भी एक महत्वपूर्ण अपर्दन होती है या अपर्दन का कार्य करती है। नदी अपने वेग के अनुसार तल को घेरा करती और आराम से अपने जो निक्षेप अवसाद बने रहते हैं उन सारों को उठाकर समुद्र के आसपास डाल देती है। नदी, कोई नदी पक्षी पंजा का डेल्टा का निर्माण कर दी, कोई नदी एस्चुरी या जमानत मुख का निर्माण करती है। देखो आगे, इसके बाद में राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अगर देखें, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। उसके बाद में दूसरा अगर देखें, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। उसके बाद में तीसरा देखें, आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र को देखते हैं। पहले अरब सागरीय अपवाह तंत्र को देखते हैं। देखो भैया, ये छोटा सा मैं बना दिया मैंने भारत का। ये देखो, अरब सागरीय अपवाह तंत्र को देखते हैं। इधर है जो पश्चिम भाग है, इधर है पूर्वी भाग है, इधर है उत्तरी भाग है और इधर है दक्षिणी भाग है। इधर का जो साइड वाला हिस्सा है उसको कहते हैं अरब सागर। इसके बाद में इधर वाला जो साइड है वो कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर जो इधर नीचे की तरफ है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर की 2 भुजाएं हैं, अर्थात 2 इनकी भुजाएं हैं या 2 इनकी शाखाएं हैं। वो है, पहला है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। इसको तो सागर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खाड़ी। ये बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, इसमें से बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया जब जलीय भाग 3 ओर से, जब जलीय भाग 3 ओर से
इधर से और इधर से, जब जलीय भाग तीन ओर से स्थल से गिरा है, जब जलीय भाग तीन ओर से स्थल से गिरा है उसको कहते हैं खाड़ी। जब जलीय भाग चारों ओर से जल से गिरा हो स्थलीय भाग उसको क्या कहेंगे? द्वीप। तो जो इधर जल आएगी वो जाएगी अरब सागरीय अब्बा तंत्र कहलाएगा, जो जल इधर लेके आएगी वो बंगाल की खाड़ी कहलाएगी, जो अरब सागरीय अब्बा तंत्र के अंतर्गत जो पश्चिम की ओर जल लेके जाएगी नदियाँ, जो पश्चिम की ओर जल लेके जाएगी नदियाँ, वे सारी नदियाँ अरब सागरीय अब्बा तंत्र कहलाएगी। जब नदियाँ पश्चिम की ओर जल लेके जाएगी उन नदियों को अरब सागरीय अब्बा तंत्र के नाम से जाना जाता है। जो अपने भारत में अरब सागर की ओर जल ले जाती वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी किसे कहते हैं? एस्चुरी किसे कहते हैं? ऐसा जलमग्न मुहाना, एस्चुरी उसे कहते हैं ऐसा जलमग्न मुहाना जहाँ पर अरब जवार भाटे का जल, ऐसा मुहाना, इस नदी का या ऐसा मुहाना जहाँ से अरब सागर की शाखाएं या जलीय भाग वहाँ से निक्षेप को उठाकर अरब सागर में या सागर में डाल दे उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। ऐसा जलमग्न मुहाना जहाँ पर ज्वार भाटा का जल या ज्वार भाटा की तरंगे वहाँ पर जाती हो और वहाँ से निक्षेप को उठाकर किसी अन्य स्थान पर डाल देती है उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। एक बार देखो, जो ये वाला क्षेत्र है भारत का, ये वाला क्षेत्र तीव्र ढाल वाला है। कौन सा ढाल है इस पर? तीव्र ढाल है। और तीव्र ढाल होने की ऐसे ढाल मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ऐसे ढाल है। इस प्रकार से जैसे ही नदियाँ यहाँ से क्रॉस करती है, जब स्थलीय भाग से चली जाती है और महासागर के आसपास या महासागर के किनारे कोस्टल भाग में पहुँचती है तो नदी में क्या, अगर मंद ढाल है तो डेल्टा का निर्माण होगा। अगर ढाल मंद है तो डेल्टा का निर्माण होगा, अगर ढाल तीव्र है तो एस्चुरी का निर्माण होगा। जैसे नदी आई अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, निक्षेप आदि साथ में लेके आती है, तो ऐसे जब नदी बहती है, ये मान लेते अरब सागर है, तो इसमें से ऊपर से जल नीचे की तरफ जाता है, डायरेक्ट नीचे तीव्र ढाल होने के कारण वहाँ पर निक्षेप बहुत सारे जमा हो जाते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा की तरंगों के द्वारा जो निक्षेप वहाँ से उठाकर लहरों के साथ में चला जाता है उसको एस्चुरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं। बंगाल पूर्वी भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बंगाल की खाड़ी कौन सी दिशा में स्थित है? बंगाल की खाड़ी पूर्वी दिशा में स्थित है। अरब सागर कौन सी दिशा में स्थित है? अरब सागर भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ध्यान रखना भाई, दोनों। हिंद महासागर भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा, हिंद महासागर। ठीक है, भारत के लगभग मध्य में इसकी केंद्रीय स्थिति रखता है। अगर बंगाल की खाड़ी की नदी जो आएगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। देखो डेल्टा कैसा होता है, जो अपना ये पूर्वी भाग है इसमें ढाल मंद है। तीव्र ढाल की जगह कौन सा ढाल है? मंद ढाल है। मंद ढाल है। इस मंद ढाल से आराम से नदियाँ अपना निक्षेप आती है और सने सने छोड़ के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे मान लेते हैं ये नदी आई, नदी ऐसे आ रही है, अब जब इसके साथ बहुत सारा निक्षेप आ रहा है तो यहाँ से ये निक्षेप जमा हो गया। यहाँ पर बहुत सारा निक्षेप जमा होने से यहाँ से दो धाराओं में बट गई ये लोग। इसके बाद में यहाँ बहुत सारा निक्षेप जमा हो गया, फिर दो धाराओं में बट गई ये लोग। फिर यहाँ पर निक्षेप जमा हो गया, फिर दो धाराओं में बट गई ये लोग। तो इस प्रकार से जो निर्माण होगा उसको कहेंगे डेल्टा। ये निर्माण क्या कहलाएगा? डेल्टा। ये कैसी आकृति दिखाई देती है अपन को? डेल्टा। डेल्टा शब्द
सबसे पहले डेल्टा शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया। किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने डेल्टा शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया। सबसे पहले डेल्टा शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया। उसके बाद में डेल्टा को सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने नील नदी की घाटी में देखा। नील नदी की घाटी में देखा। किस में देखा भैया? घाटी में। डेल्टा को सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने देखा। कहाँ देखा? नील नदी की घाटी में सबसे पहले इसने डेल्टा को देखा। डेल्टा बर्ड फूट डेल्टा, पक्षी पंजा का डेल्टा, अग्रवर्ती देखता, आर्य प्रतिरूप। तो कई प्रकार के जो प्रतिरूप पाए जाते हैं उनमें डेल्टा की कई प्रकार की आकृतियाँ होती है। पश्चिमी भाग की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ ऐश्वर्य जवाहर नदमुख का निर्माण करती है। पूर्वी ओर की भाग की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र और तीसरा आंतरिक अफवाह तंत्र। इसको और देखते हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? नदियाँ जब बहती है तो किसी राज्य की सीमा में ही लुप्त हो जाती है। नदियाँ जब बहती है तो किसी राज्य की सीमा में ही लुप्त हो जाती है। उसको आंतरिक अफवाह कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? आंतरिक। अपने प्रदेश में, अपने देश में ही जब वो नदी लुप्त हो जाती है, अपन को दिखाई नहीं देती है, अंडरग्राउंड बहती है, उसको कहते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के अनुसार माना जाता है। पहला 3 भाग हो गए, उसके बाद में देखता हूँ। इसके बाद में नदी की कुछ अवस्थाएं होती है। देखो भाई, नदी की कुछ अवस्थाएं होती है। देखो, मान लेते हैं ये एक नदी बह रही है। ये नदी मान लेते हैं अपन, ये इसका मुहाना है, अर्थात जहाँ अपना जल डालती है उसको मुहाना। ये इसका उद्गम है, क्योंकि नदी हमेशा पर्वतमालाओं से निकलती है और ये इसका उद्गम है। ये जो नदी बहती है, सर्वप्रथम में इसको कहते हैं युवा अवस्था। कौन सी अवस्था रहती है? नदी की भी 3 अवस्था होती है, उसमें तो ये होती है युवा अवस्था। इसके बाद में ये होती है प्रौढ़ अवस्था और ये होती है वृद्धावस्था। नदियाँ की 3 अवस्था होती है। युवा अवस्था में बहुत सारे गहरे गहरे गार्ज का निर्माण करती है और गार्ज का निर्माण करती है। हिमालय की सारी नदियाँ गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। जब गार्ज, इसको कहते हैं गार्ज, ये गार्ज रहा, इसको कहते हैं गार्ज। जब नदियाँ पर्वतों में बहती है तो एक बहुत सारी भयंकर सकड़ी घाटी का निर्माण करती है, उसको गार्ज कहते हैं। जब इसका थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है उसको क्या कहलाता है? कैनियन कहलाता है। जब नदी युवावस्था में होती है तो बहुत भयंकर अपर्दन करती है, क्योंकि अपन भी युवावस्था में बहुत भयंकर अपर्दन करते हैं। उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था में थोड़ी कम होती है। प्रौढ़ अवस्था में गोखुर झील का निर्माण करती है। कौन सी झील बनती है प्रौढ़ अवस्था में? गोखुर झील। इस प्रकार से जो झील बनती है, उसको कहते हैं गोखुर झील। उसके बाद में वृद्ध अवस्था, जहाँ पर मुहाना डाला जाता है, या वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। वृद्ध अवस्था में किसका निर्माण करती है? नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये नदी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। इस प्रकार की नदियों की भी कितनी अवस्थाएं मानी गई है? 3 अवस्थाएं मानी गई है। कितनी अवस्थाएं मानी गई है? 3 अवस्थाएं मानी गई है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, डेल्टा का निर्माण कौन सी अवस्था में होगा? वृद्ध अवस्था में होगा। गोखुर झील का निर्माण कौन सी अवस्था में होगा? प्रौढ़ अवस्था में होगा। उसके बाद में गार्ज कैनियन का निर्माण कब होगा? तो ये भैया युवा अवस्था में होगा। हिमालय की सारी नदियाँ गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। अगला देखते हैं, अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अगला कौन सा है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र
या पश्चिमी भाग का अब्बा तंत्र? पश्चिमी भाग, क्योंकि अरब सागर कौन सी दिशा में है? पश्चिमी भाग में है। ठीक है, तो देखते हैं अरब सागर की पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। अरब सागर की पहली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी। लूनी नदी की अगर लंबाई की अपन बात करते हैं, लूनी नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं 330 किलोमीटर है। अगर लूनी नदी की लंबाई की बात करते हैं अपन तो 330 किलोमीटर है। अगर लूनी नदी के उद्गम की बात करते हैं अपन तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से इसका उद्गम होता है। अजमेर से इसका उद्गम स्थान पर सरस्वती प्लस साबरमती, सागरमती, सरस्वती प्लस सागरमती, सागरमती के मिलन से दो धाराएं हैं। एक का नाम सरस्वती है, दूसरे का नाम सागरमती है। दोनों के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है या लूनी नदी का विकास होता है। पुष्कर की पहाड़ियों पे दोनों मिल जाती है, उसके बाद में ये लूनी नदी कहलाती है। इसके बाद में इसका परवा क्षेत्र की बात करें, परवा क्षेत्र लगभग 6 जिलों में। कितने जिलों में? 6। पहला देखते हैं नागौर, दूसरा देखते हैं जोधपुर, तीसरा देखते हैं बाड़मेर, जालोर, पाली और अजमेर। लूनी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लूनी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। एक बार और देखो, लूनी नदी लंबाई 330 किलोमीटर। लंबाई को लेकर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, सैटेलाइटों से ली गई लंबाई होती है, अनुमान लगाया जाता है। उद्गम नाग पहाड़ियाँ अजमेर से, नाग पहाड़ का है, अरावली पर्वतमाला में है। और जो भी नदियों का उद्गम होता है हमेशा अरावली पर्वतमाला से होता है, या विंध्याचल से होता है, या हिमालय पर्वतमाला से होता है। हमेशा नदियों का उद्गम पर्वतमालाओं से होगा, लेकिन सभी नदियों का उद्गम पर्वतमालाओं से नहीं होता। कुछ ऐसी नदियां हैं जो लगभग मैदानों से भी निकलती है। उसके बाद में इसका उपनाम की अगर बात करें अपन, उपनाम लवणवती। लवणवती क्या कहते हैं इसको? उपनाम लवणवती के नाम से भी जाना जाता है, या मरुस्थल की गंगा। मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा। और कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा। कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा। ये ध्यान रखना, ये लूनी नदी थोड़ी सी परिभाषा उसके बाद डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उपनाम की अगर बात करें, लवणवती मरुस्थल की गंगा। राजस्थान का जो थार का डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, उसमें ये गंगा का काम करती है, क्योंकि ये पश्चिमी भाग में बहती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं? लूनी को कहते हैं। मरुस्थल की गंगा किसको कहते हैं? लूनी को कहते हैं, क्योंकि लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिमी राजस्थान को थोड़ा बहुत हरा भरा रखती है। अब डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम के माध्यम से अगर अपन देखेंगे इसको, देखो भैया, मान लेते हैं जैसे बह रही ऐसे बातें हैं इसको। जैसे नदी बह रही है, ये मान लेते हैं अपना राजस्थान है, ये मान लेते हैं अपना राजस्थान है, और ये राजस्थान है। नदी कैसे बहती है राजस्थान में? ऐसे बहती है, ऐसे बहती है लूनी नदी। ये कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। अरब सागर के इसका मुहाना कहाँ है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में।
इसका मुहाना कहाँ है? कच्छ के रण में। इसका जो उद्गम होता है भैया, ये देखो, ये मान लेते पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियों में नागपाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है? नागपहाड़ियाँ। इसमें से इधर देखते हैं, ये मान लेते हैं एक ये हो गई, इसके बाद में एक मान लेते हैं एक ये हो गई, यहाँ से एक धारा आई, यहाँ से एक धारा आई, इसका नाम है सरस्वती और इसका नाम है सागरमती। ये नागपाड़ है और ये पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं। नागपाड़ और पुष्कर की पहाड़ियों, एक सरस्वती और सागरमती दोनों पुष्कर के यहाँ मिलती है, इनका संगम है यहाँ पर, और यहाँ से इसका नाम हो जाता है लूनी। क्या नाम हो जाता है? सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का विकास होता है और पुष्कर के बाद लूनी नदी लूनी बन जाती है। जैसे यहाँ से आने के बाद में एक नदी इसमें यहाँ से आती है जिसका नाम है जोजड़ी। जिसका नाम क्या है? जोजड़ी। आती कहाँ से है? पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर से। पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ नागौर से जोजड़ी नदी आती है। और जोजड़ी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जोजड़ी नदी लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है। देख लो, मान लेते ये मेरा बायां, उल्टा हाथ होता है जो लेफ्ट होता है वो बायां, राइट होता है वो दायां। दायां दमदार होता है, बायां बेकार होता है। इस प्रकार से अगर मैं इस दिशा में हूँ, लूनी ऐसे बहती है, मैं इस दिशा में खड़ा हूँ तो मेरा ये दायां हो गया और ये मेरा बायां हो गया। तो इस दिशा में इस तरफ से कौन सी नदी आ रही है? ये जोजड़ी नदी है। तो एकमात्र जोजड़ी नदी ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है लूनी में, बाकी सारी नदियाँ बाईं ओर से मिलती है। ध्यान रखना भाई। जोजड़ी की अगर बात करें अपन, जोजड़ी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी लूनी की जो दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है। एकमात्र सहायक नदी लूनी की जो दाईं ओर से मिलती है। और एक विशेषता और है जोजड़ी की, ध्यान रखना। जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती या इसका उद्गम नहीं होता। जोजड़ी नदी में ध्यान रखने वाली ये बात यही है, एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। एकमात्र एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक नदी इधर से आई बांडी, एक नदी इधर से आई बांडी, जिसका नाम है बांडी। कहाँ से उद्गम है? पाली से। इसकी सहायक नदी कौन सी है? बांडी। ध्यान रखना, बांडी नदी लूनी की सहायक नदी है। बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? लूनी की। और एक और नदी इसमें आई, ये जो बांडी की सहायक नदी, इसका नाम है मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी। ध्यान रखना, ये दाईं ओर हो गया तो दाईं ओर से एकमात्र नदी आई, नागौर से आती है पोंडलू गांव की पहाड़ियों, जिसका नाम है जोजड़ी। जोजड़ी एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है लूनी के अंदर, बाकी सारी नदियां बाईं ओर से मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में इसकी सहायक नदी में दूसरी देखें तो बांडी, बांडी पाली से आती है और मीठड़ी इसकी सहायक नदी है जो पाली में आकर बांडी में मिल जाती है मीठड़ी। इसके बाद में एक और देखते हैं, इसका नाम है सूकड़ी। इसका क्या नाम है? सूकड़ी। ये भी कहाँ से आती है? पाली से आती है, लगभग देसूरी दर्रे से। देसूरी दर्रे से आती है और लूनी की सहायक नदी है सूकड़ी। इसके बाद में और देखें
तो एक सहायक नदी है जिसका नाम है जवाई, एक और सहायक नदी जिसका नाम क्या, जवाई। जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किया गया। जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किया गया, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जैसे कि मैंने ऑफलाइन क्लासों में भी पढ़ाया था और वही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। आपका बड़े आराम से रिवीजन हो रहा है, आराम से पढ़ें, रिवाइज करें। मैं जो ऑनलाइन में पढ़ा हूँ या ऑफलाइन में पढ़ा हूँ, पढ़ाता मैं सेम ही हूँ। ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो भी वही चीज़ें पढ़ाऊँगा और ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो भी वही चीज़ें पढ़ाऊँगा। ध्यान रखना भैया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेरी कक्षाएं हमेशा सेम रहती है। मैं किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करता हूँ, चाहे वीडियो 1 घंटा का बने, चाहे वीडियो 2 घंटे का बने। लेकिन जब एक में नहीं आता तो दूसरा वीडियो बनाता हूँ, भाग नंबर 2 बना देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेरी क्लास ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हमेशा सेम चलती है। ध्यान रखना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध जवाई नदी पर बनाया गया। यह नदी पाली से निकलती है और इस पर एक सुमेरपुर के पास इसमें जवाई बांध का निर्माण किया गया, सुमेरपुर के पास में। ठीक है, जवाई बांध है। थोड़ी जब बांधों की चर्चा हो रही तो देख लेते हैं। उसके बाद में एक होता है जाखम बांध। जाखम बांध कहाँ है? ये प्रतापगढ़ में है। अगर ऊंचाई को लेकर बात करें तो 81 मीटर है। माही नदी की सहायक नदी पर है। ध्यान रखना, माही नदी की सहायक नदी पर है जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पर। ध्यान रखना, जाखम और जवाई जय जय मिल रहा है, लेकिन ढंग से जब पेपर में आए तो ढंग से करना है। जवाई लूनी नदी की सहायक नदी है। सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध का निर्माण किया गया, जबकि जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। ध्यान रखने वाली बातें हैं, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। ध्यान रखना, जय और जवाई नदी पर है, जाखम नदी पर है। वो बात सही, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ना है। उसके बाद में एक नदी यहाँ से आती है सागी। एक नदी यहाँ से जाती है सागी। सागी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ से। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? जालोर में पड़ती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में पड़ती है, जहाँ से इसका क्या होता है? संगम होता है। उसके बाद में एक और है खारी। इसमें एक नदी का और नाम है खारी, जिसका क्या नाम है? खारी। देखो थोड़ा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इधर की तरफ एक नदी और है खारी, एक नदी और है यहाँ पर खारी, जिसका उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ियाँ। शेरगांव की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? शेरगांव की पहाड़ियाँ ये सिरोही में पड़ती है, जहाँ से इसका उद्गम होता है सागी का। कौन सी है? खारी। इधर हो गई सागी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, इधर हो गई शेरगांव की पहाड़ियाँ। खारी नदी सिरोही से निकलती है, यह भी लूनी की सहायक नदी है। उसके बाद में मुआना, कच्छ के रण में इसका मुआना है। कहाँ है? कच्छ के रण में। जब ये नदी प्रवाहित होती है, लेकिन इसको आधी खारी और आधी मीठी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधी खारी और आधी मीठी भी कहते हैं। देखो भाई क्यों कहते हैं, देखो भाई इधर चेक करते हैं। देखो भैया, आधी खारी और आधी मीठी भी कहते हैं इसको। देखो यहाँ पर पड़ता है बाड़मेर, यहाँ पर क्या पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले का एक क्षेत्र है बालोतरा, जो तहसील है बालोतरा एक तहसील है। तो राजस्थान का अगर इस तरफ का ढाल की बात करें तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया।
तो इसका जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, इसका ढाल यही है। तो ढाल की वजह से जो बाड़मेर वाड़ा क्षेत्र है, जो बाड़मेर वाड़ा क्षेत्र है, ये बालोतरा वाड़ा, बाड़मेर की बालोतरा वाड़ा क्षेत्र है, ये जब नदी ऐसे आती है और अचानक से बालोतरा के बाद में ऐसे बैठ जाती है, अर्थात जो इसके ज़मीन का लेवल है, जो धरातल का लेवल थोड़ा नीचा है और उसके बाद में थोड़ा ऊपर है, ऐसे आई नदी, फिर थोड़ा नीचे हो गई, इसका जो नीचे का पेंदा है वो नीचे बैठ गया, फिर ऐसे हो गई। तो इसके बाद में जो बालोतरा वाड़ा क्षेत्र है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ये प्रचंड वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है, तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? बाढ़ आ जाती है, इसलिए फेमस है। इसके बाद में यहाँ पर एक बालोतरा में रंगाई छपाई का कारखाना, रंगाई और छपाई का कारखाना लग रहा है, रंगाई छपाई का कारखाना लग रहा है, जिससे लूनी नदी वर्तमान समय में प्रदूषित होती जा रही है। यहाँ पर कौन सा कारखाना लग रहा? रंगाई और छपाई का। इसके कारण लूनी नदी प्रदूषित हो जा रही है। इसके बाद में जालोर में लूनी नदी के प्रवाह को रेल या नीड़ा कहते हैं। ध्यान रखना भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नीड़ा कहा जाता है। जालोर में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल या नीड़ा कहा जाता है। जालोर में रेल या नीड़ा कहा जाता है। उसके बाद में ये नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अपना जल अरब सागर में डालती है, इसलिए अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ये राजस्थान का मरुस्थल में बहती है, इसलिए राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। पश्चिमी भाग में बहती है, इसलिए इसको राजस्थान की पश्चिम की गंगा भी कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें मिट्टी में लवणीय मात्रा या लवणीय पदार्थ मिलने के कारण ये आगे जाकर खारी हो जाती है, क्योंकि लवणीय पदार्थ इसमें मिल जाते हैं। इसलिए लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। और लूनी नदी अपने कुल अफवाह तंत्र का 10.4% धारण करती है। लूनी नदी अपने अफवाह तंत्र का 10.4% धारण करती है। ठीक है, तो ये बातें हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी सरस्वती और सागरमती दोनों धाराओं के मिलने से लूनी नदी का विकास होता है। लूनी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है, जो दाईं ओर से मिलती है, बाकी सारी नदियां बाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी, जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मात्र मैदानों से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। ये कौन सी बात की हो गई? लूनी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा रखती है। वर्षा पोषित नदी है, वर्षा पोषित नदी है, ध्यान रखना। लूनी नदी किसी प्रकार की हिमानी ग्लेशियर वाली नदी नहीं है। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है निम्न में से लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदियों की अगर अपन चर्चा करें तो सहायक नदी अगर आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर हो गई जोजड़ी, इधर हो गई बांडी, इधर आ गई मीठड़ी, इधर आ गई सूकड़ी, इधर आ गई जवाई, इधर आ गई खारी और इधर आ गई सागी। ये लो। तो अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पहला है जोजड़ी, जो दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद में दूसरी की अगर अपन बात करें तो बांडी। अगर तीसरी की अपन बात करें, इसकी सहायक नदी है लेकिन तीसरी में मीठड़ी। उसके बाद चौथी की अगर बात करें तो खारी, पांचवी की अगर बात करें तो सागी। ये सारी नदी। छठी की अगर अपन बात करें तो जवाई। ये 6 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती है।
और कभी कभी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है, निम्न में से लूनी की सहायक है, लिम्ब में से लूनी की सहायक नहीं है, लिम्ब में से चम्बाल की सहायक है, निम्न में से बनास की सहायक है। तो इस प्रकार से हर बार आरपीएससी या रीट में या सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी नदी सहायक है या नहीं है। मैप के द्वारा अगर आप नदियों को पढ़ते हैं तो 1% कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप नदी को बिगड़ डायग्राम के पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होगा। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि जब राजस्थान की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी या विश्व की ज्योग्राफी हो, अगर आपने डायग्राम से पढ़ रखा है तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अगर आपने डायग्राम से नहीं पढ़ रखा तो आपका होते हुए क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में गलत होंगे, क्योंकि ये भी एक टाइट विषय माना जाता है ज्योग्राफी। तो ये सहायक नदियों में जोजड़ी हो गई, बांडी हो गई, मीठड़ी हो गई, खारी हो गई, सागी हो गई और जवाई हो गई। ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखते हैं अगली जो नदी है माही। अगली कौन सी नदी है? माही। अगली कौन सी नदी है? माही। देखो भैया, माही नदी के बारे में अपन देखते हैं। माही नदी के बारे में कौन सी नदी के बारे में? माही नदी के बारे में अपन देखते हैं। देखो भैया, माही नदी अब आ गई अपनी कौन सी नदी? अगली माही नदी। अरब सागरीय तंत्र में दूसरा महत्वपूर्ण नदियों का क्रम कौन सा है? माही नदी है। देखो भाई, अगर अपना ये राजस्थान है, अगर अपन राजस्थान को इस प्रकार से देखें तो ये अपना राजस्थान है, हरा भरा राजस्थान है, मानसून के ऊपर डिपेंड करने वाला राजस्थान है। ये अपना राजस्थान हो गया, जिसकी आकृति कैसी मानी जाती है? पतंग के समान मानी जाती है। देखो भाई, इसमें से अगर बात करें अपन तो एक नदी ऐसे आती है और ऐसे बहती हुई, ऐसे बहती हुई, ऐसे चली जाती है। ये नदी का क्रम है। इस प्रकार से एक नदी बहती है, ये नदी रही, और अपना जल खम्बात की खाड़ी में डाल देती है। खम्बात की खाड़ी, मैंने पहले बात की थी, कच्छ का रन नूनी नदी कच्छ के रन में अपना जल ले जाती है। उसके बाद में खाड़ी कौन सी आ गई? खम्बात की। तीन ओर से स्थल भाग से घिरे होने वाले क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। कौन सी? अरब सागर की शाखा में जा रहा है, लेकिन अरब सागर की शाखा में जा रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ये बड़ा, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, इधर स्थल भाग, इधर स्थल भाग और इधर स्थल भाग, तीन ओर से स्थल से घिरे होने के कारण ये खाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती? खाड़ी। तो कौन, क्या नाम है इसका? खम्बात की खाड़ी। क्या नाम है भैया? खम्बात की खाड़ी। तो अपना जल खा लेके जा रही है, ये खम्बात की खाड़ी में जा रही है। अपना जल खा लेके जा रही है, ये खम्बात की खाड़ी में जा रही है। देखो, अगर माही नदी की बात करते हैं अपन, नदी का नाम क्या है? माही नदी। नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। अगर इसके लंबाई की बात करें तो टोटल अगर इसकी लंबाई देखें 576 किलोमीटर। अगर राजस्थान में इसकी लंबाई देखें 171 किलोमीटर। अगर इस माही नदी की ऑल ओवर अगर अपन लंबाई की देखें तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसको राजस्थान में देखें तो 171 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। माही नदी मेहद झील से निकलती है। मेहद झील मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, वहाँ से निकलती है मेहद झील से। सर्वप्रथम ये बांसवाड़ा जिले के खादू नामक गांव में प्रवेश करती है। खादू गांव कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। खादू गांव कहाँ पड़ता है? ये कौन सा है? बांसवाड़ा। जैसे नदी ऐसे चलती है, मेहद झील से निकलने के बाद में जब राजस्थान में ये प्रवेश करती है तो खादू गांव बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। इसके बाद से एक नदी यहाँ पर आती है, इस नदी का नाम है जाखम। अभी मैंने चर्चा की थी आगे। ये नदी कहाँ से आई? इसका नाम है जाखम। नदी का क्या नाम है? जाखम। ठीक है। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, इस नदी का नाम क्या है? जाखम। जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया। जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया।
जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है, कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किसकी सहायक नदी है? तो माही की सहायक नदी पर स्थित है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी पर माना जाता है। इसके बाद में एक और नदी आती है जिसका नाम है सोम। क्या नाम है? सोम। एक नदी और आ गई, जैसे ये तो जारी है माही, इसमें एक नदी और आ गई सोम। ये तीनों नदियाँ बेणेश्वर नामक स्थान पर, डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर बनती है। ये इनका संगम होता है और ये तीनों ही बेणेश्वर नाम का त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। त्रिवेणी संगम का सोम, जाखम और माही। इधर से आई सोम, इधर से आई जाखम और इधर से जा रही है कौन सी? माही। तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इस त्रिवेणी संगम का स्थान बेणेश्वर कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है बेणेश्वर? डूंगरपुर में, नेवटपुरा गांव में। नेवटपुरा गांव में। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। आदिवासियों का मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। सोम, जाखम, माही पर त्रिवेणी संगम स्थित है। बेणेश्वर गांव में सोम, जाखम, माही तीनों नदियां मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का। उसके बाद में यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री एंड नाम हो गया कर्क रेखा। तो जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इधर जा रही है फिर इधर आ रही है। एक बार यहाँ पर काट दिया, एक बार यहाँ पर काट दिया। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में जब नदी बांसवाड़ा के आसपास प्रवेश करती है तो इसको कहलाती है 56 का मैदान। 56 का मैदान। इसके बाद में जब प्रतापगढ़ के आसपास प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं कांठल। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं। तो माही नदी का उपनाम की अगर अपन बात करें, माही नदी के उपनाम की अगर बात करें तो बांगड़ की गंगा। दूसरा अगर बात करें कांठल की गंगा। उसके बाद में दक्षिण की गंगा। उसके बाद में अगर इसे बात करें तो राजस्थान की जायरें क्या कहते हैं? राजस्थान की जायरें कहते हैं। इसके बाद में अगला और देखें तो आदिवासियों की गंगा, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है वहाँ पर आदिवासी निवास करते हैं। इस कारण से इस नदी को आदिवासियों की गंगा, दक्षिण की गंगा, क्योंकि दक्षिण से आ रही है नदी और दक्षिण में रिटर्न लौट रही है, इस कारण से इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये नदियाँ अपना जल खम्बात की खाड़ी में डालती है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। ये बात हो गई माही नदी की। अगला देखते हैं अगला देखो भैया, पश्चिमी बनास। बनास अलग है और पश्चिमी बनास ये अलग है। अगली कौन सी? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनाबारा गांव से होता है।
नया सनावारा गांव सिरोही में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और ये नदी राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद गुजरात के बनासकांठा गांव में प्रवेश करती है। गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। ये नदी कुछ तो राजस्थान में प्रवाहित होती है, उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में गुजरात में चली जाती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। इसका नाम है पश्चिमी बनास। एक नदी और देखती है, इसमें है साबरमती। एक नदी कौन सी है? साबरमती। साबरमती, साबरमती, साबरमती की बात करते हैं अपन। साबरमती की अगर अपन बात करें, साबरमती, एक और देखते हैं अपन, साबरमती की बात करते हैं। तो साबरमती का उद्गम की अगर अपन बात करें, उद्गम की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली के ढालों से, अरावली के ढालों से या ढेवर झील से इसका उद्गम होता है। कौन सी झील से होता है? ढेवर झील से इसका उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला के ढालों के ढेवर झील से उसका उद्गम होता है। और गुजरात के साबरकांठा जिले में, गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। कुछ राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद इसका उद्गम राजस्थान में है, लेकिन ये प्रवाहित साबरकांठा जिले में होती है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ हो गया? अरावली के ढालों में ढेवर झील से इसका उद्गम होता है और गुजरात के साबरकांठा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। ठीक है, सर्वप्रथम ये गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है।